बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? जी बच्चों, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का ये लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने सिर्फ पास्ट पेपर डिस्कस करने हैं। ठीक होगी बात? ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से एक पेज है आपके नोट्सों के अंदर। तो ये पेज आपने ना एक दफा पढ़ लेना है। ये सिर्फ ये लिखा हुआ है कि IFRS फाउंडेशन क्या होता है, उसके नीचे ISB क्या कर रहा होता है, IASSB एक सस्टेनेबिलिटी का स्टैंडर्ड है, वो भी बिल्कुल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की तरह होता है। वो क्या होता है, ये सारा एक तरीका कार लिखा हुआ है। इसको आपने ना एक नजर बस पढ़ लेना है और अगर कोई मसला हो तो फिर मैसेज करके मुझसे पूछ लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाने लगा हूँ जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करने लगे हैं। ठीक होगी बात? और मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ रेफरेंस के साथ चीजें सिखाता रहूं। चलिए जनाब, पहला सवाल है जो पास पेपर में आया हुआ है वो ये है कि एनालाइज द अबव स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। कि वो कहता है बताओ कि जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है विद रीजन फॉर दी सिलेक्टेड। और जो आपने सेलेक्ट किया ये भी बताना है, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, बल्कि ये भी बताना है कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। राइट? पेपर में एक बात याद रखें कि बच्चों से ये गलती हो जाती है कि वो ट्रू फॉल्स को बताकर आ जाते हैं, रीजन नहीं लिखते। भाई रीजन जैसे भी टूटी फूटी लिखनी है, लिखनी जरूर है। जैसे पहले लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड IFRS, द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क शैल प्रीवेल। बताओ ये बात गलत है ये ठीक है? क्या लिखा हुआ है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जब इख्तलाफ आएगा तो वो कहता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रिवेल करेगा। ये तो गलत बात है। हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में पढ़ा है। अगर आप कहते हो तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने ओपन किया हुआ है, इसके पीछे जाकर पढ़ लो। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं है और उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जो स्टैंडर्ड से बाहर। हाँ, स्टैंडर्ड ओवरराइड कर सकता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अगली स्टेटमेंट लिख पढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ये उसके ऑब्जेक्टिव को और ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करता है बस। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है HR रिलेटेड कॉस्ट, मतलब जो मैनेजमेंट की कॉस्ट होती है, रिकॉग्नाइज्ड एन एज एन एसेट। कहता है जो HR की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब लेबर की कॉस्ट, एम्प्लॉय की कॉस्ट, कहते हैं वो हम एसेट लिखेंगे। तो ये भी फॉल्स है भाई, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, इसकी कॉस्ट मैयर्ड रिलायबल नहीं होती। तो एम्प्लॉय की कॉस्ट या HR की कॉस्ट हम एसेट नहीं लिखते, बल्कि हर महीने हर साल एक्सपेंस में लिखते जाते हैं जैसे इनकर्ड होती है। तो ये भी फॉल्स हो गया। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, पहले था, मैं बता देता हूं। IS38, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट। गलत बात है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। जो गुडविल परचेज की जाती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब परचेज कैसे करते हैं? मतलब एक बिजनेस है जिसमें नेट एसेट्स 5 रुपए के हैं, हमने उसको 8 रुपए का खरीद लिया। 5 रुपए वाले एसेट्स को 8 रुपए में खरीद लिया। बिजनेस के टोटल एसेट 5 रुपए के थे, तो 3 रुपए आप गुडविल के दे रहे। तो ये परचेज है गुडविल। जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, जैसे ब्रांड बन गया आपका, बड़ा नाम क्रिएट हो गया, फेमस हो गया आप लोग, लेकिन उसको गुडविल को हमने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर वो कहता है 5वें नंबर पर, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। जब इकोनॉमिक बेनिफिट हम किसी एसेट का लेते हैं मुख्तलिफ सालों के अंदर, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है उसके ऊपर उस एक्सपेंस को भी एक साथ एक्सपेंस में ना लिखो, बल्कि ओवर दैट पीरियड आप एक्सपेंस को अलग अलग कर दो। जैसे हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं,
उसकी लाइफ 5 साल होती है, तो हम 5 पे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन में एक्सपेंस लिखते हैं। एक ही दफा पूरे एसेट की कॉस्ट को एक्सपेंस में नहीं लिखते। ये बात पता है ना? तो वो कहते हैं कि जनाब, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज ओवर द सेवरल अकाउंटिंग पीरियड एंड एसोसिएशन विद द इनकम कैन ओनली बी डिसाइडेड इन ब्रॉड टर्म्स, expenses should be recognized in the profit or loss in each accounting period on the basis of systematic and rational allocation procedure। तो क्या ये बात गलत है? ये ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि उसकी एक ही दफा एक्सपेंस में नहीं लिख देते। अगर उसका बेनिफिट ओवर द पीरियड है तो उसके एक्सपेंसेस को भी ओवर द पीरियड लिखते हैं। मैट्रिक कॉन्सेप्ट ये कहता है। उसके बाद है मेरे भाई छठे नंबर पर, व्हेन एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट वो होता है जो बेनिफिट देता है, बेनिफिट नहीं तो एसेट नहीं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है कि अगर एक एसेट हमें बेनिफिट दे ही नहीं रहा, फ्यूचर इकोनॉमिक दे ही नहीं रहा, तो हम उसको फिर एक्सपेंस में लिख देंगे, उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब हम उसको एसेट नहीं बना सकते क्योंकि एसेट की डेफिनेशन ही इकोनॉमिक बेनिफिट है। एसेट होता ही वही है जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे। लास्ट वन इज, तो ये बात फॉल्स है। इन फेयर वैल्यू मॉडल, मतलब कि रीवैल्यूएशन मॉडल, assets are measured at the amount that would be paid to the purchase the same or similar asset currently। बताओ क्या ये फेयर वैल्यू मेथड है? हमने मेजरमेंट मेथड 4 पढ़े, मेन 2 हैं, हिस्टोरिकल और करंट। करंट के अंदर फिर हमने पढ़ा था, एक होता है फेयर वैल्यू, एक होता है वैल्यू इन यूज और एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फेयर वैल्यू कौन सा था? फेयर वैल्यू के अंदर 2-3 बातें पढ़ी थी। तो क्या ये डेफिनेशन है, एसेट्स आर मेजर्ड एट द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू परचेज द सेम या सिमिलर एसेट करंटली। ओ भाई, ये तो डेफिनेशन ही करंट कॉस्ट की है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की है। तो ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन नहीं है। फेयर वैल्यू है हमारे एसेट की आज मार्केट वैल्यू क्या है, हमारे एसेट की, सिमिलर एसेट की नहीं। हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू क्या है, उसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर होगी बात? ये एक नजर पढ़ लेना और इसको एक नजर देख भी लेना। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए। वो कहता है कि आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अब सवाल देखें और आई कैप की छोटी छोटी शरारतें भी देखें। देखिए, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। गिव रीजन फॉर द स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एज फॉल्स। उसने हर स्टेटमेंट की रीजन नहीं पूछी। पिछले सवाल में ट्रू फॉल्स भी बताना था, रीजन भी बताना। इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रू है उसकी रीजन नहीं बतानी, जो फॉल्स है उसकी रीजन बतानी। जी प्यारे भाई, आओ फिर चलते हैं इस सवाल के ऊपर। तो लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जी मेरे भाई, दोबारा बता देता हूं, कैपिटल मेंटेनेंस 2 टाइप का होता है, फाइनेंशियल और फिजिकल। फाइनेंशियल और फिजिकल, फिजिकल में प्रोडक्टिविटी देखी जाती है और फाइनेंशियल में देखा जाता है कि पैसा कितना आ रहा है, अमाउंट कितनी बढ़ रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। फिर उसके अंदर भी होता है एक फाइनेंशियल और एक रियल। रियल में इन्फ्लेशन का फर्क निकाल दिया जाता है और इन्फ्लेशन में तो हिस्टोरिकल डाटा चलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं लाते। ओके, तो कहता है फिजिकल के अंदर प्रोडक्टिविटी देखी जाती है। बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। फिजिकल के अंदर हम प्रोडक्टिविटी यूनिट्स देखते हैं और फाइनेंशियल में हम प्रोडक्टिविटी नहीं देखते, हम सिर्फ अमाउंट्स को देखते हैं। इन टाइम ऑफ राइजिंग द प्राइसेस प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट विल बी अंडरस्टेटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हिस्टोरिकल बेसिस। हिस्टोरिकल का मतलब है आपने एसेट खरीदा था 500 का और उसको हमने डेप्रिशिएट करते रहना है, यह है हिस्टोरिकल। मतलब साल बाद हमारा डेप्रिशिएट हो गया 100 रुपए का, हमने लिख दिया उसको 400 रुपए का। अब आगे क्या कह रहा है? कहते हैं प्राइसेस बढ़ गई। बताओ, प्राइसेस बढ़ने से हमारे वाला एसेट पहले से ज्यादा का हो जाएगा या कम का?
प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये 400 वाला एसेट हो सकता है 450 का मार्केट में हो। कहता है लेकिन अगर आपने हिस्टोरिकल पे रखा हुआ है, तो आपने तो 400 का ही रखा होगा ना, तो आपने अपने एसेट्स को ओवरस्टेट किया होगा या अंडरस्टेट किया हुआ है। अगर मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो आपके एसेट की वैल्यू ज्यादा है, तो आपने एसेट को कम लिखा हुआ है, एसेट को कम लिखा हुआ है, अंडरस्टेट किया होता है। और अगर एसेट कम लिखा हुआ है तो आपने डेप्रिसिएशन भी कम लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन कम लिखी है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, तो कम एसिड होगा तो डेप्रिसिएशन भी कम आएगी। अगर यहाँ 450 की डेप्रिसिएशन लेते तो हो सकता है ज्यादा आती, 400 की डेप्रिसिएशन लेंगे तो कम आएगी। तो मेरे भाई अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं, आप हिस्टोरिकल के ऊपर हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हो, तो आपने फिर एसेट अपने कम किए हुए हैं, प्रॉफिट अपना ज्यादा किया हुआ है। और अगर प्राइसेस कम हो रही हैं, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो आपने फिर अपना एसेट ओवरस्टेट किया हुआ है, और ओवरस्टेट किया हुआ है मतलब एक्सपेंस भी ज्यादा लिखा हुआ है, तो आपकी प्रॉफिट कम हो रहा होगा। तो पेपर में प्राइसेस बढ़ने वाला केस आ चुका है, तो प्राइसेस कम होने वाला आपको आ सकता है। प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट विल बी अंडरस्टेटेड। 100% बात ठीक है, 100% ठीक होगी बात। Income represent all increase in assets and decrease in liability that result increase in equity। 90% बच्चे को ये जवाब बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, हालांकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप कहोगे सर इनकम की डेफिनेशन तो हमने यही पढ़ी है, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्ट इंक्रीज इन इक्विटी। ओ भाई इतनी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट भी पढ़ा है, अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट, तो इसमें वो लफ्ज मिसिंग है। सारे का सारा एसेट में इजाफा इनकम नहीं कहलाता, जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया हुआ है वो इनकम नहीं होती, वो कैपिटल होता है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सारी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसमें अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट लिखा होना जरूरी था। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे, टू बी परफेक्टली फेथफुली रिप्रेजेंटेशन अ डिपिक्शन वुड हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा बताओ, ये जो फेथफुल प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था तीन तरह की, लाइट का थोड़ा मसला है, ये आवाज आ रही है तो इतना ही काफी है, ठीक है। हाँ जी, तो बताया मेरे भाई, बात क्या है कि हमने सीखा कि भाई अगर हमारे पास फेथफुल प्रेजेंटेशन है तो उसमें तीन बातें पड़ी थी, याद है ये भूल गए? क्या यही बातें हैं? इट वुड बी कंप्लीट, रेलिवेंट, वेरिफाइएबल। क्या ये यही थीम है फेथफुल प्रेजेंटेशन में? तो आंसर इज नो। उसमें क्या था, यहां पर जाएं जरा एक दफा अपने नोट्सों में देख कर आए। स्टार्ट में हमने इसमें पढ़ा था, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये देखें जी, कंप्लीट भी है, न्यूट्रल भी है, फ्री फ्रॉम एरर है। ये है फेथफुली प्रेजेंटेशन। हाँ, एनहांसिंग के अंदर कंपेरेबिलिटी, वेरिफाइबिलिटी या टाइमलाइन और अंडरस्टैंडिंग, ये एनहांसिंग क्वालिटी है। फंडामेंटल क्वालिटी दो है, रेलिवेंस, फेथफुल प्रेजेंटेशन। फिर फेथफुल प्रेजेंटेशन के अंदर तीन बातें, ठीक है। वो तीन बातें उसने बार बार पूछा कि कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर। तो बताएं, आ जाए वापस अपने सवाल के ऊपर प्यारे भाई जी। कंप्लीट भी है, रेलिवेंट भी गलत है और वेरीफाइएबल भी गलत है, तो हम कहेंगे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कंप्लीट आता है, न्यूट्रल आता है, फ्री फ्रॉम एरर आता है। पांचवें नंबर पे है इन वैल्यू एंड यूज मेथड। वैल्यू यूज भी हमने पढ़ा, assets are measured at the amount that would be paid purchase the same or similar asset। गलत, वैल्यू यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत। करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू और एग्जिट वैल्यू, हाँ जी,
बताएं। करंट कॉस्ट, दो एग्जिट वैल्यू पड़ी थी, दो एंट्री वैल्यू पड़ी थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट होता है एंट्री वैल्यू, और वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू होता है एग्जिट वैल्यू। तो ये करंट कॉस्ट गलत है, फेयर वैल्यू सही था, तो ये भी फॉल्स। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, कहता है जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ओवरराइड कर सकती है, तो आंसर इज ट्रू, बिल्कुल कर सकती है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड ओवरराइड कर सकता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ये हमारी फाइनेंशियल की बात हो रही है। लाइकली टू बी मोस्ट रेलिवेंट टू द इन्वेस्टर, बिल्कुल सही कह रहा है। फिजिकल होता है मैनेजमेंट और इंप्लॉय के लिए रेलिवेंट, और फाइनेंशियल होता है इन्वेस्टर के लिए रेलिवेंट। इंटरेस्ट बाकी वही बातें लिखी हुई है कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन्वेस्टर के लिए, शेयर होल्डर के लिए रेलिवेंट होता है, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस उसके लिए मैनेजमेंट और इंप्लॉय के लिए रेलिवेंट होता है। क्लियर होगी बात। अब मुझे उम्मीद है कि जिस बंदे ने पिछले 3 लेक्चर लिए हुए हैं उसके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ, जिसने नहीं लिए पहले वो लेक्चर लेगा फिर ये हल करेगा। ये पास्ट पेपर है हमारे, कुछ पास्ट पेपर मैं पहले करवा चुका हूं। During the review of the financial position of NL, the junior accountant is uncertain whether the following items should be reflected in the books of accurately represent in the financial position. कहता पता नहीं है उसको कि ये फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे रिकॉर्ड करेगा। As an accounting manager of NL, discuss whether the above items should be recognized in the financial position as per conceptual framework. कहता बताओ इसको फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना भी चाहिए था या नहीं। नंबर 1, asset of loyal customer as they're expected to be bring future business, कहता है एसेट लॉयल कस्टमर को क्या ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं। अच्छा, आप भी माशाल्लाह, आप तो छोटे से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही गया, छोटे से थोड़े से ईआरसी भी पढ़ लिया, एफआर भी पढ़ लिया। क्या कभी आपने किसी कस्टमर का नाम, लॉयल कस्टमर का नाम फाइनेंशियल पोजीशन में लिखे भी हमारा एसेट? रिसीवेबल और चीज है, रिसीवेबल तो और चीज है। उस कस्टमर को कभी नॉन करंट एसेट या करंट एसेट लिखा अपना? तो कभी नहीं लिखा। तो फिर जो कभी नहीं लिखा तो अब भी कभी नहीं करेंगे। लॉयल कस्टमर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, याद रखें। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट वो डेफिनेशन नहीं करता, कल को वो किसी और से चीज खरीदने लग जाए तो खरीद सकता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। एसेट वो होता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट दे एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और कंट्रोल बाय द एंटिटी, वो अपनी मर्जी से चीज को इस्तेमाल कर सके। तो कस्टमर पर हमारा कोई जोर नहीं होगा। तो लॉयल कस्टमर डेफिनेशन मीट नहीं करता, इसलिए इसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये पढ़ भी लेना, आपने अंग्रेजी नीचे लिखी हुई है। एन एसेट फॉर प्लांट एंड रिलेटेड लायबिलिटी, asset for plant and related liability since the contract for the purchase has been signed, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बट द प्लांट विल बी डिलीवर्ड नेक्स्ट ईयर। बताओ ये हमारा एसेट है या नहीं? क्या हम उसको एसेट रिकॉग्नाइज कर लें? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है लेकिन एसेट अगले साल में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वजह, अभी हमारे प्लांट के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं आया। वो कंट्रोल आएगा तो हम एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। समझ रहे हो ना? चलिए फिर ये भी हम अपना एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ एसेट रिकॉग्निशन को पूरा नहीं करता, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे पास आया ही नहीं तो कंट्रोल कहां से आएगा? कभी कभी तो कुछ एसेट जिंदगी में ऐसे भी आ जाते हैं, कंट्रोल फिर भी नहीं आता जिंदगी में आने के बावजूद भी। तो ये तो एसेट है, बेजान चीज है, तो इसका कंट्रोल मुश्किल है। नंबर 3, a liability for the full years office rent for the next year, a liability for the full years office rent for the next year as contract has been signed, कहता है हमने अगले साल की लाइबिलिटी अभी लिख ली, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर ही। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर हम एसेट लाइबिलिटी लिखते हैं? तो आंसर इज नो। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब हमारा हम वो रह लेंगे, अक्कर हो जाएगा रेंट, फिर लाइबिलिटी बनेगी। मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग कब बनता है? जब अक्कर हो जाता है, अक्कर बट नॉट पेड। अभी तो अक्कर ही नहीं हुआ तो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात?
जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज के ऊपर। ये वो क्वेश्चन थे जो आई कैप ने लॉन्ग क्वेश्चन दिए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं एमसीक्यूज के ऊपर। 5 मिनट में एमसीक्यूज हो जाने हैं, मेरे वाले 5 मिनट, आप वाले नहीं। ठीक है, ये करने के बाद आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पूरी तरह तैयार हो जाएगा अगर ये आप 4 लेक्चर को ध्यान से देख लोगे, एक दफा पढ़ लोगे। कोशिश तो मैंने बहुत किया, बाकी आप लोगों को अल्लाह कामयाब करेगा। जी, नंबर 1 पे लिखा हुआ है, अंडर द फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस प्रॉफिट इज अर्नड व्हेन। प्रॉफिट कब माना जाएगा? जब आपकी इक्विटी अमाउंट फॉर्म में बढ़ेगी या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फिजिकल में। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, ना कि सिर्फ अमाउंट फॉर्म में। अमाउंट तो महंगाई की वजह से भी बढ़ जाती है। तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द नेट एसेट, नहीं मॉनेटरी वैल्यू नहीं, ये फाइनेंस में होता है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में होता है। द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड एक्सीड ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो आंसर इज यस। ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी का मतलब है चीजें ज्यादा बन रही हैं। बोथ मॉनेटरी वैल्यू, बोथ नहीं, मॉनेटरी वैल्यू होता है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी प्रोडक्टिविटी होता है फिजिकल। देयर इज इंक्रीज इन नॉमिनल मनी कैपिटल। नॉमिनल का तो कोई लफ्ज ही नहीं हमने सीखा, ये आंसर आपका बीटा। फिर आ जाए दूसरे नंबर पर, अंडर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विद द मेजरमेंट बेसिस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कहता है बताओ, द वैल्यू यूजेस इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टिंग कंडीशन एट द मेजरमेंट डेट। कहता है जिस दिन मेजरमेंट हम कर रहे हैं उस दिन वैल्यू लेंगे, उस दिन की वैल्यू, और वो डेट ऑफ एंट्री है, एंट्री वैल्यू है। इसका मतलब है एंट्री वैल्यू दो सूरतों में हो सकती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में और करंट कॉस्ट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट में और करंट कॉस्ट में, इसका मतलब है ना फेयर वैल्यू हो सकता है ना वैल्यू न्यूज हो सकता। नेक्स्ट, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द डिस्पोजल डेट आर इररेलेवेंट। बिल्कुल, इन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द डिस्पोजल, इन दोनों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इररेलेवेंट होती है। अब हिस्टोरिकल होती है जिस दिन खरीदा उस दिन की वैल्यू पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, और मेजरमेंट डेट दिन वाली वैल्यू कौन सी कॉस्ट होती है? करंट कॉस्ट होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। देखिए वो हिंट लाजमी देता है, सवाल कंप्लीट और आसान होता है, बस हमारा दिमाग में थोड़ा सा पर्दा होता है, उसको हटा के सवाल हल कर लेना। फिर वो कहता है कि जनाब आपके जो बताएं प्रॉफिट कितना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल एसेट्स 2025 के भी बताए हुए हैं, 2024 के भी बताए। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, आप ऐसा करें कैपिटल का लेजर बना लें। कैसे आता है कैपिटल का लेजर? ब्रॉड ऑन, कैरीड ऑन, प्रॉफिट, न्यू कैपिटल, कैश के नाम से और ड्रॉइंग्स, ऐसा ही कुछ होता है। तो कैपिटल का ये लेजर पड़ा है ना कैश फ्लो के अंदर भी, इसको हमने सीखा है। तो कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर होता है कैपिटल? आप में से कोई है? एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो तो नेट एसेट, और नेट एसेट का पुठा नाम कैपिटल होता है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका? 7,80,000 माइनस 236,000। करो जरा, मैं भी आपको ज्वाइन करता हूं जी। 780 माइनस 236, 780 माइनस 236, 554। प्रॉफिट फाइंड करना है। कोई फर्दर कैपिटल है? 60 फर्दर कैपिटल हो गया। ड्राइंग्स कितनी है? 124। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 904 माइनस 266, 638। लो मेरे भाई, बैलेंसिंग फिगर निकालें। 638 प्लस 124 माइनस 60 माइनस 544, कितना आंसर आ गया? 158,000। कितना आंसर आ गया? 158। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू conceptual फ्रेमवर्क हिस्टोरिकल कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, और फेयर वैल्यू नहीं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो ये वैल्यू इन यूज है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये फेयर वैल्यू है, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क द टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी, वो इक्विटी क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इक्विटी क्या होता है, एसेट्स माइनस, ढूंढ लो जवाब, कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल लायबिलिटी। बाकी जो लिखा होगा वो आपको समझ ही नहीं आएगी। उसके बाद अंडर द conceptual framework historical cost of an asset and liability is generally determined, किस पे होता है, हिस्टोरिकल पे, कंसिडरेशन पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और लाइबिलिटी रिसीव्ड माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यही तो जवाब है। एसिड क्या होता है, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस करते हैं और लाइबिलिटी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं। और अब बाकी में देखें तो क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये ठीक है, ये दोनों ठीक है, आंसर यही है हमारा। और यहां पर उसने लिखा हुआ है कंसिडरेशन रिसीव्ड, मिसिंग क्या है, माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो नहीं लिखा हुआ, वो गलत हो गया। कंसिडरेशन पेड बस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लिखा हुआ, इसमें माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लिखा हुआ। लास्ट वन उसने माइनस ट्रांजैक्शन लिख दिया जो कि प्लस होता, तो आंसर हमारा अल्फा। नंबर नेक्स्ट, which of the following is not included in the conceptual framework, कहते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो conceptual framework नहीं है। जो 8 चैप्टर जाकर देख लो conceptual framework में, जिस चैप्टर का नाम इसमें नहीं लिखा होगा वही जवाब होगा। ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका कोई चैप्टर नहीं होगा। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल है, एसेट्स लायबिलिटी एलिमेंट ही तो है, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी लिखा हुआ है। तो कौन सी चीज नहीं लिखी हुई चैप्टर 8 चैप्टर के अंदर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो 8 चैप्टर में देख रहे जो 8 शुरू में हमने पढ़े थे, पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहते हैं रेलिवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आर टू फंडामेंटल क्वालिटीज, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कंपेरेबिलिटी इज एन एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टाइमलाइननेस, वेरिफिकेशन, ये एनहांसिंग क्वालिटी है, और रेलिवेंस और फेथफुल प्रेजेंटेशन फंडामेंटल क्वालिटी है। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। लो मेरे भाई अगला सवाल, प्रॉफिट है 7 लाख, किसके ऊपर, हिस्टोरिकल के ऊपर, मतलब हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट 7 लाख, कैपिटल है 2 मिलियन, कैपिटल है आपका 2 मिलियन ड्यूरिंग 2023, स्पेसिफिक इंडिसेस और जनरल इंडिसेस है 12% और 21%। कहते हैं हाउ शुड द प्रॉफिट फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, मुझे बताओ फिजिकल के अंदर स्पेसिफिक प्राइस माइनस कर देंगे, और अगर रियल पूछता, फाइनेंशियल रियल पूछता, तो हम जनरल प्राइस लेवल माइनस कर देते। तो हमारे पास स्पेसिफिक प्राइस लेवल 12% है और जनरल प्राइस लेवल 21% है। फिजिकल में हम कौन सा लेंगे, स्पेसिफिक। तो याद रखें कैपिटल का 12% लेकर प्रॉफिट में से माइनस कर दें, कैपिटल की परसेंटेज लेनी है, ओपनिंग कैपिटल की, ये बात याद रखनी है। 7 लाख का 12% लेकर माइनस ना कर देना खुदा के लिए। किसका परसेंटेज लेनी है, कैपिटल की परसेंटेज लेकर प्रॉफिट में प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट कर देंगे। हिस्टोरिकल प्रॉफिट गिवन हो उसमें से जनरल प्राइस लेवल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा रियल, और स्पेसिफिक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फिजिकल। और अगर आपको रियल प्रॉफिट गिवन हो, रियल प्रॉफिट में जनरल इन्फ्लेशन कैपिटल के ऊपर लेकर प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो हिस्टोरिकल आ जाएगा। ये बात याद रखनी है, जनरल प्राइस लेवल को कोई भी प्रॉफिट दे सकता है, आपको हिस्टोरिकल प्रॉफिट दे दिया। चलिए इसके लिए 1-2 सवाल ही कर लेते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, ये 2 मिलियन का लो जरा 12%, 2 मिलियन
मल्टीप्लाइड बाय 0.12, 2,40,000 आ रहा है। ठीक है, आए जरा, आपको हिस्टोरिकल प्रॉफिट गिवन है, हिस्टोरिकल, और 7 लाख गिवन है। आपने करना क्या है, हिस्टोरिकल में से माइनस कर दोगे 2 मिलियन, मतलब कैपिटल का स्पेसिफिक प्राइस लेवल माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कौन सा, स्पेसिफिक माइनस करेंगे तो फिजिकल वाला आ जाएगा, जर्नल माइनस करेंगे तो रियल वाला आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 2,40,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 7 में से 2,40 माइनस किया, 7 लाख माइनस 2,40,000, 4,60,000। इसका तो जवाब हमें मिल गया, क्या मिल गया, 4,60,000 है कहीं ये। अगर पेपर में आपको वो ये कह दे कि भाई आपके पास 4,60,000 प्रॉफिट है फिजिकल का, मुझे हिस्टोरिकल का चाहिए, तो भाई मेरे इस 4,60,000 में 2,40,000 प्लस कर देंगे, हमारे पास हिस्टोरिकल आ जाए। दोबारा सुने, अगर वो हमें कह दे कि मुझे चाहिए हिस्टोरिकल से रियल फाइनेंशियल, तो रियल फाइनेंशियल में 2 मिलियन में से 21% माइनस कर देंगे, जर्नल प्राइस लेवल माइनस कर देंगे। अगर वो इससे डायरेक्ट इधर आना चाहे, फिजिकल का देकर रियल पे पूछेगा, तो पहले आप हिस्टोरिकल फाइंड करना, फिर आप जर्नल फाइंड करना, और ये लिंक बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मुझे बता देना, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर फंडामेंटल, कहता है कौन सी दो फंडामेंटल है, एक फेथफुल और एक रेलिवेंस, और यही फंडामेंटल है ना। फिर नेक्स्ट आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द conceptual framework is not IFRS and nothing in the conceptual framework override, बिल्कुल ठीक। One of the purpose of conceptual framework is to assist IASB to development, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात हमने पढ़ी थी, both are correct। कहते हैं किसके अंदर प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, और बाकियों के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं देखी जाती, उसमें मॉनिटरी वैल्यू देखी जाती है। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेजरमेंट बेस, वैल्यू यूज मेजरमेंट बेस है, करंट कॉस्ट है, फेयर वैल्यू है, फुलफिलमेंट नहीं है। तो उसने पूछा कौन सा मेजरमेंट बेस नहीं है, तो फुलफिलमेंट वैल्यू मेजरमेंट बेस नहीं है। ये अच्छा सवाल है। फिर वो ये प्रॉफिट आपके पास 5,50,000 है, कैपिटल आपके पास 15 लाख है, प्राइस स्पेसिफिक प्राइस 15%, जनरल 10%, प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड एट द फिजिकल। फिर वही पूछ लिया, फिजिकल कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट में से 5,50,000 में से माइनस कर देंगे 15 लाख का 15%, स्पेसिफिक 15 लाख का 15%, तो करो जरा, 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, और वो कर दें 5,50,000 में से माइनस, कितना आ गया, 3,25,000, 3,25,000। नेक्स्ट, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में कौन सी बात लिखी हुई है, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड। अभी वो ट्रू फॉल्स में भी पढ़ के आए हैं कि अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हिस्टोरिकल में एसेट हमारे कम नजर आ रहे होते हैं, प्रॉफिट हमारा ज्यादा नजर आ रहा होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम होती है। लॉर्ड मेरे भाई, लास्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात। अब इसके अलावा जो कुछ है वो आपने पूछना है, कोई बात, कोई मसला, कोई परेशानी हो, आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। एन एंटी मेड अ प्रॉफिट 4,80,000, प्रॉफिट आ गया 4,80,000, और ये है किसमें, हिस्टोरिकल। अब पेपर में आ सकता है वो रियल का या फिजिकल का प्रॉफिट देकर हमसे वापस हिस्टोरिकल, या हिस्टोरिकल में ले जाकर वापस किसी और पे जा सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ जी मेरे भाई, यहां पर 11 लाख आपका कैपिटल है, परसेंटेज हमेशा कैपिटल के लिए, हमेशा। कहते हैं स्पेसिफिक इंडिसेस है 15%, जनरल है 12%, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर रियल फाइनेंशियल, रियल फाइनेंशियल। आप जनरल प्राइस लेवल लेंगे, इसका हम लेंगे जनरल प्राइस लेवल है 12%,
तो 4,80,000 में से 1100 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, इसको माइनस कर देना 4,80,000 में से, तो 348,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक होगी बात। लो प्यारे भाई, आपका अभी तक के सारे पास पेपर कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क की थ्योरी भी मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी और इंशाल्लाह पेपर में अच्छा परफॉर्म करना। अल्लाह हाफिज।